मेरी नफरत के बावजूद वे मुझे अब भी बहुत प्यार करते हैं, पर शायद मेरे तेवर देखकर वे पहले की तरह खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनकी उपस्थिति में मैं असहज महसूस न करूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त टूर के बहाने घर के बाहर रहते हैं। मेरे लिए ये स्थिति और भी दम्भौटू है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही चारू कि मैं चाहती क्या हूँ। अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं। चारों ओर कुहासा सा नजर आता है। मेडिकल में प्रवेश के साथ ही मेरा और रेनू दीदी का चोली दामन का साथ छूट गया। नाते रिश्तेदार हम मौसेरी बहनों को एक दूसरे की परछाई कहा करते थे, क्योंकि बचपन से ही साथ रहने का कोई भी मौका हम दोनों नहीं छोड़ती थी। इतना मेल मिलाप होते हुए भी हम दोनों नदी के दो किनारों की तरह थी। दोनों के स्वभाव में भी जमीन आसमान का अंतर था। मैं एकदम बहिर्मुखी, हंसमुख, खुलकर हंसने बोलने वाली, सबसे घुल मिल जाने वाली लड़की थी, तो दीदी बेहद अंतर्मुखी, गंभीर और एकाकी प्रवृत्ति की। अपने स्वभाव के अनुरूप अध्ययन समाप्त कर उन्होंने अध्यापन का पेशा चुना और तभी मेरा मेडिकल में प्रवेश हो गया। मुझे वह शहर और दीदी का साथ छोड़ना पड़ा। दीदी ने ही समझाया कि अपने खतों के माध्यम से वह हमेशा मेरे समीप बनी रहेगी। उन जैसी अंतर्मुखी लड़की को भी अपने मन की गुत्थियों को खोलने के लिए कोई भरोसेमंद हमदर्द तो चाहिए ही था। हमारा आपसी संप्रेषण भी अजीब था। दीदी हमेशा भावनाओं से सराबोर लंबे लंबे खत लिखती थी और मैं प्रत्युत्तर में फोन पर लंबी लंबी बातें करती थी। मेरे साथी डॉक्टर हमेशा शिकायत करत थे कि मेरा मोबाइल हमेशा व्यस्त रहता है, पर मैं आदत से मजबूर थी। कलम घिसना मेरे बूते के बाहर था और पेट का सब कुछ दीदी के सम्मुख उगले बिना मुझे खाना ही हजम नहीं होता था। मैं बेबाकी से दीदी के सम्मुख सब कुछ बोल देती थी। छेड़छाड़, रोमांस तक की बातें भी मजे ले लेकर बताती थी। बताती तो दीदी भी सब कुछ थी अपने खतों में, लेकिन उनकी शैली जुदा थी। प्यास की परतें जैसे धीरे धीरे उतर रही हों, वैसे ही वे खतों में खुलती चली जाती थी। उनके खत मेरे लिए जिंदगी के सबसे बड़े आकर्षण होते थे। आरंभ से लेकर अंत तक भूखी आंखों से जब तक पूरा न निगल लेती, चैन नहीं पड़ता था। कई बार तो ईर्ष्या होती, काश ये हुनर मुझमें भी होता तो किसी को भी मुट्ठी में कैद कर लेती। दीदी के इसी हुनर पर फिदा होकर एक व्यवसाय पुत्र ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया था। वैसे तो खूबसूरत दीदी पर मंडराने वाले आशिक मिजाज भंवरे बहुत थे, लेकिन अमित जीजाजी की कलापारखी नजरों ने उनका सही आकलन किया था। शादी से दीदी के खतों का अंतराल जरूर बढ़ गया था, लेकिन उनके आकर्षण की महक पहले से दोगुनी हो गई थी। परीक्षाओं की वजह से मैं उनकी शादी में नहीं जा पाई, जिसका मुझे शायद जिंदगी भर अफसोस रहेगा। इसके बाद भी कभी अमित जीजाजी से मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन खतों के द्वारा दीदी ने उनका ऐसा रेखाचित्र मेरे सम्मुख खींच दिया था कि शायद प्रत्यक्ष मुलाकात होने पर भी मैं उनके बारे में इतना न जान पाती। दीदी के कुछ खतों की बानगी इस प्रकार थी, जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी चारू, कभी सोचा भी न था। अमित मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार की शब्दकोश लेकर बैठूं तो भी उसकी अभिव्यक्ति के शब्द न खोज पाऊंगी। लगभग रोज ही वह मुझ पर एक कविता लिख डालते हैं। प्यार से सराबोर उनका एक एक शब्द, एक एक हरकत मुझे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अब तक उनके बगैर कैसे जिंदा थी। सच चारू, पूछने को दिल करता है उन्हें। कभी लिखती, बिल्कुल तेरे जैसा स्वभाव है अमित का, शायद इसीलिए वे मुझे इतने अच्छे लगने लगे हैं। हर वक्त हंसी मजाक बतियाते रहना। एक दिन के लिए भी टूर पर चले जाते हैं तो घर काट खाने को दौड़ता है। कभी सोचती हूँ चारू, काश मेरा स्वभाव भी तुझ जैसा होता। अमित को मैं भी बहुत चाहती हूँ, पर उनकी तरह बोलकर, शायरी सुनाकर, खुल्लम खुल्ला चुंबन आलिंगन देकर अपना प्यार व्यक्त नहीं कर पाती। न जाने अमित मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। शायद मुझे बिल्कुल नीरस, बोरिंग, अनरोमांटिक लड़की समझते होंगे। सोच सोचकर मन बहुत घबराता है। उपयुक्त प्रत्युत्तर न पाकर कहीं उनका मन मेरी ओर से फिर ही न जाए। पता नहीं मैं उनके लायक हूँ भी या नहीं। फिर एक दिन खत आया। मैं गलत सोचती थी चारू। अमित न केवल मुझे चाहते हैं, बल्कि अच्छी तरह समझते भी हैं। मेरी आशंका भांप कर उन्होंने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। हर इंसान की अभिव्यक्ति का अपना अलग तरीका होता है। तुम्हारी आंखों की गहराई, तुम्हारे दिल की धड़कनें, तुम्हारे कांपते हाथ, लरचते होंठ तुम्हारे दिल का सारा चिट्ठा खोल देते हैं और मुझे तुम पर और भी प्यार आने लगता है। जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे कदम तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझ पर हमेशा विश्वास रखना चारू। मैं उनकी महानता, उनके प्यार के आगे नतमस्तक हूँ। डर लगता है कहीं ये सब मुझसे छिन न जाए। एक और राज की बात बताऊं, अमित को बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चों के साथ वे बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। कई बार शरारत में कहते हैं, मेरा तो मन करता है घर में क्रिकेट टीम खड़ी कर दूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही तुम्हें खुशखबरी दूंगी। इसके बाद लंबे समय तक दीदी का खत नहीं मिला। मेरा पीजी गायनाकोलॉजी में चयन हो गया था।
इसलिए मैं भी पूरी तरह पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। एक दो बार समय निकालकर दीदी को फ़ोन भी किया तो पता चला उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अमित जीजाजी भी एक नई ब्रांच खोलने के चक्कर में टूर पर ज्यादा रहने लगे हैं। भाई की शादी तय हुई तो मैंने पूरे सप्ताह की छुट्टी ले ली। 4 दिन शादी में और फिर 2 दिन रेनू दीदी के पास रहूंगी। पढ़ पढ़कर ऊब गई हूँ, कहीं पागल ही न हो जाऊं। भाई की शादी का जितना उत्साह था उतना ही रेनू दीदी से मिलने का मोह था, और इन सबसे भी ऊपर पहली बार अमित जीजाजी से मिलने का उतावलापन था। किसी इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सुन लो तो फिर मन उससे मिलने को अत्यंत व्याकुल हो उठता है। मेरी भी यही स्थिति हो रही थी, लेकिन बेहद निराशा हुई यह जानकर कि जीजाजी की नई ब्रांच का उद्घाटन भी शादी वाले दिन ही होना था। इसलिए शादी के सभी मांगलिक अवसरों पर वे अनुपस्थित ही रहे। हाँ, रेनू दीदी जरूर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित हो रही थी, पर एक ही शहर में होने के कारण वे हर रस्म पूरी होते ही घर लौट जाती। इस कारण मुझे उनसे बातचीत का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। शरीर से भी थकी मांदी ही लग रही थी। माँ और मौसी से पूछा तो यही कहा कि बीमार रहने लगी है, जल्दी थक जाती है। खैर, शादी की सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। एक ही लाडली बहन होने के कारण मैं पूरी शादी में चक्कर घिन्नी की तरह घूमती रही। अगले दिन जब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।